हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहे थे या जो हमारा वीडियो लेक्चर की जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज के अंदर जो है हमने जो द्रवों के प्रवाह यानी कि जो प्रॉपर्टी या द्रवों के प्रवाह में या फिर कह सकते हैं जो द्रवों की जो गुणधर्म है, द्रवों के गुणधर्म के अंदर जो है हमने एक तो न्यूटन लॉ देख लिया था पिछले टाइम में। उससे पहले आयलर की इक्वेशन देखी थी, सातत्य समीकरण देखी थी यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखी थी। ठीक है, आयलर इक्वेशन देख ली थी। उसके बाद में बर्नौली जो थ्योरम है वो हमने देख लिया था। ठीक है, और बर्नौली थ्योरम के जो अनुप्रयोग है, ठीक है, यानी कि 3-4 जो उसकी इक्वेशंस बनती है कोई, है ना, जो उसके फॉर्मूले थे, वेंचुरी प्रवाह मापी वाला। ठीक है, देन उसके बाद में हमने पिटोट ट्यूब का देखा था। तो इस तरह से हमने वो सारी चीज़ें कर ली थी। ठीक है, और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी कुछ कैसी आती है, बड़ी सिंपल सी है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से उसमें पुट करके वैल्यू और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे सातत्य समीकरण और बर्नौली प्रमेय, आयलर पे अभी तक कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है। आयलर की आपको डायरेक्ट इक्वेशन पूछी जाती है। ठीक है, सातत्य समीकरण और जो अपना बर्नौली प्रमेय है, इन दोनों को मिलाकर जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, और इसी में जो है नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा केस नली में द्रव का प्रवाह। ठीक है, यानी कि जो अपनी कैपिलरी ट्यूब है, उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर किसी भी लिक्विड का या किसी भी फ्लूइड का जो है वो हम स्ट्रीम लाइन फ्लो करते हैं। देखिए, जब भी यहाँ प्रवाह का नाम आएगा तो प्रवाह में हम टर्बुलेंट की बात नहीं करेंगे, यानी कि विक्षुब्ध प्रवाह की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम हमेशा बात करेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो, यानी कि जो धारा रेखीय प्रवाह है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, उसी धारा रेखीय प्रवाह के अंदर यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है पोइज का सूत्र, है ना, पोइज फॉर्मूला। तो जो पोइज फॉर्मूला या पोइज का जो सूत्र है वो अभी तक आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस पर नहीं पूछा गया है। ठीक है, और इस पे ना ही अभी तक मुझे लगता है कि मैंने कोई ऐसा एग्जाम देखा होगा जिसके अंदर कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूले पे बेस्ड जो है कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब बाकी चीजें पूछी जा चुकी तो ये भी छूटा हुआ है। ठीक है, तो इसके पूछे जाने की संभावना डायरेक्टली आपके रहेगी। इसके न्यूमेरिकल में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मेनली इसका फॉर्मूला है, उस पर मुझे बात करनी है। तो ये फॉर्मूला है किस बारे में, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली लिखा क्या है? केस नली में द्रव का प्रवाह। प्रवाह तो हो रहा है लेकिन किस में हो रहा है? केस नली यानी कि कैपिलरी ट्यूब में हो रहा है। और कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या है? कैपिलरी ट्यूब यानी कि कोई भी ऐसी नली जो पतली हो वो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिलरी बोलेंगे। ठीक है, कोई भी पतली नली होगी उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिलरी बोलेंगे। ठीक है, मोटी को भी बोल सकते हैं, लेकिन मोटी नली में क्या होगा, क्योंकि अभी आप देखिए इसके जो प्रवाह की दर है या बहुत सारी जो चीजें हैं वो उसकी रेडियस पे या फिर डायमीटर पे डिपेंड करती है। तो जितना कम डायमीटर होगा उसमें उस इफेक्ट को, जो भी हम इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, उस प्रभाव को ज्यादा देखा जा सकता है। ठीक है, तो कैपिलरी का मतलब है कि मान लीजिए कांच की नली है आपके पास, बहुत पतली सी। ठीक है, तो कांच की जो नली है वो कुछ इस तरह से होगी और इसमें क्या है? द्रव का प्रवाह हो रहा है। अब मुझे एक चीज समझाइए, आप समझाइए, मतलब आपको समझ में आई थी पिछली बार में, उसी को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, एक तरफ का बना देते हैं, एक तरफ छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए द्रव का अगर प्रवाह हो रहा है, अगर मान लीजिए द्रव का प्रवाह हो रहा है, तो द्रव का प्रवाह हो रहा है, कौन सा हो रहा है? स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। तो अभी जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? इसके जस्ट पहले वाले में शान बलों के बारे में या विस्कोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था ना। तो विस्कोस फोर्स और विस्कोसिटी के बारे में जब हम पढ़ा तो क्या कहा था कि जो उसमें क्या होती है, जो भी लिक्विड है या जो भी फ्लूइड है उसमें क्या होती है? बहुत सारी लेयर होती है। ठीक है, वो जो लेयर है जो सरफेस के टच में है, जो लेयर सरफेस के टच में है, तो वो जो टच में है वो लेयर क्या होगा? उसका वेलोसिटी 0। और जैसे जैसे हम उस सरफेस की जो टच वाली है लेयर उससे दूर जाते जाते हैं, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है? बेलनाकार सिलेंड्रिकल ट्यूब, ट्यूब क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है। तो क्या होगा, जो भी सिलेंडर के यहाँ पे इसके टच में जो भी रहेगी, इस जो हमारी दीवार है इस कैपिलरी की, ठीक है, इस जो वॉल है इस कैपिलरी की, इस कैपिलरी की वॉल के टच में जो भी सरफेस, जो भी उसकी लेयर होगी किसकी? लिक्विड की, वो क्या रहेगी? स्टेबल रहेगी। और जैसे जैसे इससे दूर आएंगे तो क्या होगा? उसके अंदर जो फ्लो है वो पानी का बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ से अगर मुझे फ्लो देखना है तो फ्लो कैसे होगा? पानी का अगर मैं फ्लो देखूंगा तो कुछ इस तरह का फ्लो बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ रहे हैं? मेरा मतलब यह है कि जो सेंटर में होगी, जो लेयर सेंटर में होगी उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि देखो ये कैसा है, आपको देखने में 2D में देखोगे तो क्या दिख रहा है? सिंपल एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है। लेकिन ये क्या होगी, आप इमेजिन करिए पानी की जो नल होता है ना, पानी के नल की जो पाइप, कई बार आप जब पौधों को पानी दे रहे होते हैं तो आप उसको इमेजिन करिए, जब फ्लो बहुत धीरे होता है। ठीक है, तो फ्लो जो बहुत धीरे होता है तो क्या होता है, आप जब उस पाइप के आसपास देखते हैं, जो पाइप की दीवार है उसके आसपास देखते हैं, तो वहां क्या, वहां आपको पानी रुका हुआ दिखेगा?
ऐसा नहीं होता कि जितना पाइप है जो उसकी निकलने वाली, जो उसकी फ्लो या फिर कह सकते हैं कि जो उससे निकलने वाला पानी है उसकी शेप एग्जैक्टली पाइप जैसी नहीं होती, धीरे धीरे वो आगे क्या होती है, इस तरह से मुड़ती हुई होती है, होती ना इस तरह की शेप। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ अलग अलग वेलोसिटी है। यहाँ जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है, 0 है। यहाँ वेलोसिटी कितनी है इसकी, मैक्सिमम कहाँ पे, सेंटर के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा उस दीवार से दूर जाएंगे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही वैसी होगी। ठीक है, तो अगर अब कोई भी कहा था, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था, किसके लिए, प्रवाह के लिए। ठीक है, द्रव के प्रवाह के लिए, लिक्विड के फ्लो के लिए। और द्रव का प्रवाह का मतलब आप हमेशा जान रखिए, प्रवाह या उसका फ्लो का जो मतलब होता है, उस फ्लो का मतलब क्या होगा, जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो आप निकालेंगे क्या, v। और उस v का मतलब क्या है, v का मतलब है फ्लो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम उस लिक्विड का आगे जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रवाह कहेंगे, यानी कि फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो वो हो जा फॉर्मूला जो है वो इन्होंने किसने दिया था, पोइस ने दिया था। और वो जो फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है v इक्वल टू पाई p r टू द पावर 4 अपॉन 8 नीटा l। ठीक है, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब इसमें है क्या क्या चीज, L का मतलब है ये लंबाई कितनी है, R का मतलब है कि ये जो हमने पाइप लिया है इस या कैपिलरी ली है इसकी रेडियस कितनी है। ठीक है, P का मतलब इसके अंदर जो है प्रेशर कितना है। ठीक है, नीटा, नीटा का मतलब क्या है, हमने कल ही पढ़ा था, शांतता गुणांक यानी कि विस्कोसिटी कोफिशिएंट। जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, जो लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है उसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट कितना है। जब ये चारों चीजें आपके पास दे रखी होती है तो आपको क्या करेंगे, ये फॉर्मूला देकर इससे, ये फॉर्मूला जो है किसने दिया, पॉइस ने दिया। इसका डेरिवेशन हम नहीं करने वाले क्योंकि हमारा डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। कोर्स में नहीं है इसका मतलब क्या है कि हमारे एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ होगा, उसे अपने को देखना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, जो प्रवाह है वो तीन पर इन चारों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, पहला है r की पावर 4 पर डिपेंड करता है, दूसरा p पर डिपेंड करता है, तीसरा जो L है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है, चौथा नीटा, नीटा तो कांस्टेंट है तो उसको छोड़ सकते हैं। तो जो वेरिएबल है हमारे पास, वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है P, R और L, यानी कि प्रेशर, रेडियस ऑफ कैपिलरी और लेंथ ऑफ कैपिलरी, इन तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या, फ्लो जो है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो कहने का मतलब क्या है कि अब आपको या तो डायरेक्टली इसका यूज करके, यानी कि दो चीज कांस्टेंट करके, तीसरी कहेंगे अगर मान लीजिए जो नली है उसमें प्रवाह भी बराबर है, सब कुछ ठीक है, लेंथ भी ठीक है, लेकिन उसकी रेडियस क्या कर दी हमने, आधी कर दी। अब रेडियस आधी कर दी तो प्रवाह कितना हो जाएगा। समझ में आ रहा मेरा क्वेश्चन? कहने का मतलब, अब मैं इन क्वेश्चन को कराऊंगा नहीं, ये मैं आपको यही समझा रहा हूँ। आप लिख लीजिए क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं कि किन्हीं दो को कांस्टेंट करके तीसरे पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कह सकेंगे कि कैपिलरी की अगर रेडियस को आधी कर दी जाए, समझना, कैपिलरी की रेडियस जो है उसको हाफ कर दी जाए, हाफ करने पे फ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फ्लो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अगर इसको हाफ करते हैं, है ना। हमने क्या किया, r को रिप्लेस कर दिया किससे, r/2 से। जैसे r को r/2 से रिप्लेस करेंगे तो फ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, तो देखिए फ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या रख देंगे, r/2 की पावर 4, तो जिसकी पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, r/16। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका फ्लो है, ठीक है, जो आपका फ्लो है, यानी कि ये सेकंड फ्लो मान लीजिए, है ना, जो आपका फ्लो है v डैश, v का कितना रह गया, v कितना होगा इसके प्रोपोर्शनल, तो v डैश कितना है 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, v डैश जो है वो v का 16 रह जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, तो इससे आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है, प्रेशर के अंदर दिया जा सकता है। तो मेनली जो देने के चांसेस आपको रहेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो आपका पॉइस के अनुसार क्या है, कैपिलरी में जब भी कोई लिक्विड फ्लो करेगा तो उसके अंदर r पे किस तरह से डिपेंड करता है, तो r की पावर 4 पे वो डिपेंडेंसी रहती है। ठीक है, तो पॉइस वाला जो है वो मैं यही समाप्त करता हूँ। ठीक है, ये पॉइस वाला जो है सूत्र वो यही है, आपको ये सूत्र याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कैसे निर्भर करता है, जो फ्लो है v इक्वल टू ये। अब देखिए एक फ्लो हमने पहले ही पढ़ा था, वेंचुरी प्रवाह मापे में क्या पढ़ा था, वेंचुरी प्रवाह मापे में पढ़ा था A1 A2। ठीक है, वहाँ क्या था, दो अलग अलग नलियों को जोड़ के किया था, समझ में आ रहा ना। वहाँ पे दो अलग अलग नलियाँ थी जिनका एरिया क्या था, अलग अलग था। तो उसमें क्या आ रहा था, रूट में 2GH, और यहाँ क्या था A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, तो दो प्रवाह के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, तो या तो ये यूज होगा या ये यूज होगा। अब कब यूज होगा उसका आपको आराम से देख सकते हैं, जहां पर आपको हाइट दे रखी है वहां ये यूज हो जाएगा, जहां पे नाम आ गया कैपिलरी। ठीक है, देखो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में आपको कभी भी कैपिलरी नहीं देंगे, पाइप देंगे। ठीक है, यहाँ पे कैपिलरी या पाइप देंगे तो उसकी क्या देंगे, रेडियस देंगे, प्रेशर देंगे और नीटा देंगे। अगर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका नीटा दे रखा तो सीधा सीधा फॉर्मूला ये लग जाएगा, अगर नीटा नहीं दे रखा तो सीधा सीधा फॉर्मूला
ये लग जाएगा। समझ में आ रहा ना? इस वाले केस में आपको सिर्फ उसकी रेडियस या डायमीटर जो भी है वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एच दे सकते हैं और कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। दो पाइप को जोड़ा हुआ मानेंगे। इस वाले केस में क्या कहेंगे? इस वाले केस में आपको उसकी रेडियस देंगे, प्रेशर देंगे, नीटा देंगे और लेंथ देंगे, इतनी सारी चीजें देंगे, ठीक है। आगे समझ में कैसे इन दोनों में डिफरेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक इसके अंदर है वो शायद क्रांतिक वेग का है, ठीक है। चलिए उस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्रांतिक वेग वाला टॉपिक ही है। क्रांतिक वेग क्या होता है, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। क्रांतिक वेग वाला जो है उसका फॉर्मूला आपको देखो कई सारे एग्जाम में लगातार पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अपने को सीधा सीधा उसका फॉर्मूला भी याद रखना है और डायमेंशन से, क्योंकि हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बड़ा छोटा सा, इसलिए मैं उसका डेरिवेशन भी छोटा सा करवा देता हूँ, ठीक है। क्रांतिक जो वेग है उसका मतलब समझिए पहले। क्रांतिक वेग यानी कि क्रांतिक वेग यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल जो वेलोसिटी है आपकी वो क्रिटिकल वेलोसिटी उसी पे डिपेंड है अपना रेनॉल्ड नंबर, है ना। तो क्रांतिक वेलोसिटी जो है उसका मतलब समझिए। क्रांतिक वेलोसिटी का मतलब अभी हम जब स्टार्टिंग किया था इस चैप्टर का, तो जब स्टार्टिंग किया तो हमने क्या कहा था कि जो है हमारा लिक्विड है वो फ्लो करता है, ठीक है। जब फ्लो करता है तो एक निश्चित स्पीड तक अगर उसको फेंकते हैं अपन, ठीक है, तब क्या होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी कि एक के बाद एक उसके पार्टिकल पीछे पीछे मोशन करेंगे एक ही वेलोसिटी से, ठीक है, इस एक पॉइंट पे। और टर्बुलेंट का मतलब क्या है? जब आप पानी के मग्गे को स्पीड से फेंकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हर चीज किस पे डिपेंड कर रही है कि आप उस लिक्विड को किस वेलोसिटी पे फ्लो करा रहे हैं। अगर एक निश्चित वेलोसिटी ऐसी होगी या स्पीड ऐसी होगी जिस तक, तो क्या करेगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगा, और उसके ऊपर अगर चल जाओगे तो क्या करेगा? टर्बुलेंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी है उसके ऊपर अगर जाते हो तो क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। इसके अगर नीचे जाते हो तो क्या होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब धारा रेखीय प्रवाह। इसके ऊपर जाएंगे तो विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल वेलोसिटी डिसाइड करती है, क्रिटिकल वेलोसिटी डिसाइड करती है कि फ्लो कैसा होगा। अगर वेलोसिटी किसी भी लिक्विड की क्या है, किसी भी लिक्विड की अगर वेलोसिटी क्रांतिक वेलोसिटी यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो इसका मतलब वो कौन सा होगा? विक्षुब्ध प्रवाह है, और उससे कम है तो कौन सा होगा? धारा रेखीय प्रवाह होगा। अब ये क्रांतिक वेलोसिटी है क्या, किस पे डिपेंड करती है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो ये जो क्रांतिक वेलोसिटी है वो तीन कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। तीन फिजिकल क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करती है। अब जो हमारा क्रांतिक वेग है, ये क्रांतिक वेग तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, ठीक है। तीन भौतिक राशियां जो कौन कौन सी है, तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो रो का मतलब है डेंसिटी, ठीक है। किस पे? डेंसिटी पे। दूसरा किस पे निर्भर करता है? दूसरा जो ये निर्भर करता है वो करता है अपने पास नीटा पे। नीटा क्या है? विस्कोसिटी कोफिशिएंट। जो भी लिक्विड है उस लिक्विड का विस्कोसिटी कोफिशिएंट कितना होगा, ठीक है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट पे। और तीसरा निर्भर करता है डी क्या है? डायामीटर। डायामीटर का मतलब जिस कैपिलरी में या जिस केस नली में द्रव फ्लो कर रहा है उसका डायामीटर कितना होगा उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप यहाँ से इस इक्वेशन को लिखते हैं तो ये किस पे निर्भर कर रहा है? डायरेक्टली रो पे, नीटा पे और डी पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। किस पे? रो, डी और नीटा पे जो है इस पे निर्भर कर रहा है। इसकी पावर क्या होगी? ए बी सी। और जब आप इसको सोल्व करके और फाइनल आंसर फाइंड आउट करते हैं तो मैं वो लिख देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि हमें उस डेरिवेशन पे नहीं जाना, डायमेंशन से आप कर सकते हैं। तो क्या होगा? रो की पावर ए, नीटा की पावर बी और इसकी, ठीक है। तो ये जो आपके पास लास्ट में वेलोसिटी आती है वी सी, ये वी सी क्या आती है? आर नीटा अपॉन रो डी। क्या आती है? आर नीटा अपॉन रो डी, आर नीटा अपॉन रो डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर है, ये आर क्या है आपका? इसको बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर, है ना। रेनॉल्ड संख्या, इसको क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड नंबर यानी कि रेनॉल्ड संख्या। अब ये रेनॉल्ड नंबर या रेनॉल्ड संख्या क्या होती है वो देख लीजिए। रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। ये रेनॉल्ड्स नंबर ये डिसाइड, ये सिर्फ एक नंबर है, ये रेनॉल्ड्स नंबर ये डिसाइड करता है, जब अपन डायमीटर ले रहे हैं डी, है ना, जब डी डायमीटर ले रहे हैं तो ये डिसाइड करता है कि अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, एक बार समझ लीजिए, अगर इसकी वैल्यू 2000 से कम है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? अगर 2000 से कम है तो क्या होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। क्या होगा? 2000 से कम है तो क्या होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, ठीक है। क्या होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर इसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू कितनी है?
2000 से कम। अब वो कैसे आएगी, आप क्या करेंगे यहाँ पे जब आर निकालेंगे तो आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर का फॉर्मूला बनेगा आपके पास वी सी अपॉन आर डी रो डी अपॉन नीटा। जब आप इसमें ये सारी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के अब जब आप फाइंड आउट करते हैं तो अगर आपके पास आर की वैल्यू, ठीक है, 2000 से कम है ना, लेस देन 2000 है ना, लेस देन 2000 यानी कि 2000 से कम है, तो जैसे ही इससे कम है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे धारा रेखे या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। कौन सा प्रवाह होगा, धारा रेखे या स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, ठीक है। दूसरा, अगर इसकी वैल्यू 2000 से लेके 3000 के बीच में है तो इसे हम बोलेंगे अस्थिर प्रवाह, अस्थिर प्रवाह यानी कि अनस्टेबल फ्लो, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 3000 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सा हो जाएगा, हमारा विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा, सॉरी मोर देन, है ना, मोर देन 3000 है तो इसका मतलब क्या होगा, विक्षुब्ध प्रवाह यानी कि टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आपके पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, अगर मोर देन 3000 है इसका मतलब विक्षुब्ध प्रवाह यानी कि टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो कंसेप्ट जो बनता है, और मैंने कई बार देखा है हर एग्जाम में, ये दो जो फॉर्मूले हैं, मतलब एक ही फॉर्मूला इसे एक से दूसरा बनाया हुआ, या तो इस पे या इस पे जो है ये, या तो ये एग्जाम में दिया जाता है या ये दिया जाता है, और सीधा सीधा पूछा जाता है कि कौन सा सही है। उसमें करेंगे क्या, आर डी इनको ऊपर नीचे करके ये फॉर्मूला बना देते हैं, किसी में वी इधर कर देते हैं, किसी में इधर कर देते हैं, किसी में नीटा ऊपर कर देंगे, किसी में रो ऊपर कर देंगे, ये आपके पास ऑप्शन होंगे। तो आप अगर ये पता है आपको तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। या फिर ये कंसेप्ट, ठीक है, कि आर की वैल्यू क्या होगी, 2000 से नीचे है। ये कब की बात है, जब आप डी ले रहे हैं। कई बार फॉर्मूले में जो है आपके यहाँ आर लिया होगा, है ना, कई बार फॉर्मूले में वीसी में जो है आपके आर नीटा अपॉन रो आर लिया है। यह आर क्या है, ये है रेडियस, है ना, ये क्या है, जो आप कैपिलरी ले रहे हैं उसकी रेडियस है। ये रेडियस वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ये उस केस में यूज करते हैं जब आपकी कैपिलरी बहुत ज्यादा पतली हो, है ना, क्या हो, बहुत ज्यादा पतली अगर कैपिलरी हो तो ये रेडियस वाला फॉर्मूला लेते हैं। वरना नॉर्मली आपको क्या लेंगे, डायामीटर में ही आपको नॉर्मली इक्वेशन दी जाती है। तो डायामीटर में जो इक्वेशन दी जाती है कौन सी है, ये वाली इक्वेशन होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से किसी को यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेनॉल्ड्स संख्या कैसे निकालते हैं, तो रेनॉल्ड्स संख्या ये इन पे डिपेंड करती है। रो क्या है, डेंसिटी है, कौन सा जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, नीटा जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, डी क्या है, जिस कैपिलरी में मूव कर रहा है उसकी डायमीटर है, उसमें ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन से हम ये चीज फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद में ये इसका जो है अगर संकीर्ण है तो उसमें डी को आर से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर ये वाली चीज भी हो गई। अब जो एक चीज बचती है वो बचती है स्टोक्स का नियम। छोटे छोटे फॉर्मूले सीधे डायरेक्ट है ना, जो आपको याद होने चाहिए, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। स्टोक भाई साहब ने ये कहा था कि कोई भी जो है पदार्थ मान लीजिए, वो किसी उसकी डेंसिटी मान लीजिए रो है, हाँ, वो अगर किसी एक ऐसे लिक्विड में, फ्लूइड में ना, लिक्विड का मतलब तो खाली तरल हो जाता है, यानी कि लिक्विड का मतलब तो खाली अपने द्रव हो जाता है। उसके अंदर अगर हम फ्लूइड की बात करते हैं तो उसमें गैस भी आ गया और लिक्विड भी आ गया। तो अगर किसी फ्लूइड के अंदर कोई भी कण है या कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पिंड यानी कि बॉडी अगर मूव कर रही है, तो जब वो मूव कर रही है तो उस पर क्या लगेगी, एक उनकी जो परतें होती है, किसकी, जिस लिक्विड में, जिस फ्लूइड में वो घिस रहा है, उस फ्लूइड की जो परतें हैं वो आपस में क्या करती है, जो उसके साथ अभी हमने क्या कहा, यानी कि जो परत पिंड के साथ में अटैच है ना, पिंड का मतलब जिसमें वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अब मान लीजिए अगर आपने कोई एक ड्रम लिया है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी में अगर आप मान लीजिए बॉल छोड़ते हैं तो क्या होगा, जो बॉल नीचे की ओर मूव करेगी, किसके रेस्पेक्ट में, ग्रेविटेशनल फील्ड के रेस्पेक्ट में। अब वो जब नीचे की ओर मूव करेगी बॉल, ठीक है, जब बॉल नीचे की ओर मूव करेगी तो क्या होगा, उसके जो टच में जो भी उस लिक्विड की या फ्लूइड की जो सरफेस होंगी वो क्या करेंगे, उसके साथ नीचे की ओर मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या रहेंगी, स्टेबल। और जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे तो उसका क्या रहेगा, कुछ उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेंगी परतों की। समझ में आ गई मेरी बात को, समझ पा रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अब परतें वहां क्या होंगी, आपस में घिसेंगी। क्यों, क्योंकि वहां कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन कौन सा कहते हैं उसको, इस फ्रिक्शन को बोलते हैं अपन विस्कोस फोर्स, है ना, यानी कि श्यान बल बोलते हैं। अब उस श्यान बल के कारण एक बल ऊपर की ओर लगेगा,
ठीक है। दूसरा, जब वो लिक्विड में गिर रही है, तो जब भी कोई चीज लिक्विड में या फ्लूइड में गिरती है तो उस पर कौन सा एक फोर्स लगता है? एक फोर्स लगता है उस पर उत्प्लावक बल, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स लगता है ना। तो एक तो अपथ्रस्ट पार्ट ऊपर की ओर, नीचे कौन खींच रहा है उसको? ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी लिक्विड में, है ना, स्टोक्स ने ये कहा था, ये लिख देता हूं मैं, स्टोक्स के नियम से, स्टोक्स का नियम, स्टोक्स के नियम के अकॉर्डिंग तो क्या है, जो श्यान बल है ना, विस्कोस फोर्स है, वो विस्कोस फोर्स कितना होता है? एफ वी कह देता हूं जिसे मैं, वो होता है 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है। क्या होता है? 6 पाई नीटा आर वी, 6 पाई नीटा आर वी। आर का मतलब, यहाँ आर के लिए कई बार रेडियस को ए में भी लेते हैं ना, इसको ए में ले लेते हैं। ए क्यों? आर हमने कैपिलरी के लिए लिया है, यानी कि जो भी बॉडी है, मान लीजिए किसके लिए दिया इन्होंने, ये स्फेयर के लिए दिया, जो स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप के लिए दिया है कि अगर मान लीजिए कोई स्फेरिकल शेप की बॉडी है, वो अगर नीचे गिरती है किसी भी लिक्विड में, ठीक है, तो लिक्विड में गिरेगी तो जो शान बल हम अभी बात कर रहे थे ना, कि जो परतें होंगी वो क्या करेंगे, आपस में घर्षण करेगी, शान बल लगाएंगे। जब वो शान बल लगाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 पाई नीटा ए वी, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है? जो स्फेरिकल बॉडी है उसकी रेडियस है, ठीक है, क्या है? रेडियस है। दूसरा, वेलोसिटी, ये क्या है? वी, वी है वेलोसिटी, यानी कि किस वेलोसिटी से वो उसमें गिर रहा है, फाइनल वाली वेलोसिटी। देखो होगा क्या कि स्टार्टिंग में जब वो गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, ठीक है। या फिर जो भी वेलोसिटी रहेगी तो उसमें अपथ्रस्ट फोर्स और ये विस्कोस फोर्स क्या रहेंगे? कम रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगा? उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो इनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते जब दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देंगे, है ना भाई, विस्कोस फोर्स उसकी वेलोसिटी को, यानी कि उसके रोकने की कोशिश करेगा, ग्रेविटेशनल उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जैसे ग्रेविटेशन नीचे लाने की कोशिश करेगा, विस्कोस फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स उसको ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देंगे तो लास्ट में जो वेलोसिटी होती है उसे कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? सीमांत वेलोसिटी, उसको बोलते हैं सीमांत वेग, ठीक है, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कौन सी है उसकी? सीमांत वेलोसिटी या फिर टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी है? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी हिंदी में कहेंगे तो सीमांत वेग। सीमांत क्या है? सीमांत वेग। उस सीमांत वेग का मतलब समझे। सीमांत वेग का मतलब है जब ग्रेविटेशनल फील्ड, अब मैं बना देता हूँ डायग्राम तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको, कि मान लीजिए ये क्या है, एक रो डेंसिटी का कोई एक बॉडी है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी, इसकी रेडियस कितनी है? ए है। ये क्या कर रहा है? एक जो आपका लिक्विड है या फ्लूइड है, उस फ्लूइड में गिर रहा है। इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। समझ में आ गया? फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। तो कुछ टाइम बाद में इस पे देखो दो तरह के फोर्स लगेंगे। उधर ऊपर की ओर कौन सा लगेगा? एक तो एफ यू लगेगा, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। दूसरा ऊपर की ओर एक कौन सा लगेगा? एफ वी, यानी कि विस्कोस फोर्स, जो हमने यहाँ फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। नीचे की ओर कौन सा लगेगा? एफ जी लगेगा, ठीक है। जब ये एफ जी इन दोनों को सेटिस्फाई कर लेगा, यानी कि दोनों मिलकर एफ जी को सेटिस्फाई कर देंगे, तो उसका मतलब क्या होगा? वहां पे फिर फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स हो गया 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर एफ जी प्लस एफ यू प्लस एफ वी, इनका वेक्टर सम कितना हो जाए? 0, ठीक है। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो सीधा सीधा बन जाएगा कि एफ जी बराबर किसके होना चाहिए? एफ यू प्लस एफ वी के बराबर। जब ये कंडीशन हो जाती है, जैसे हम क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या हो जाएगा? जो फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी होगी? v होगी। तो जब मैं इसको सेटिस्फाई करता हूं तो वो चीज मैं लिखता हूं, ठीक है। क्या करना है मुझे? एफ जी निकालना है। एफ जी क्या होता है? वो होता है एम जी। ये भी क्या होता है? एम डैश जी। और ये कितना होता है? 6 पाई नीटा ए वी। अब ये एम जी और एम और ये कितना होगा, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे घनत्व दे रखा है। तो एम तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, एम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरे पास रो इंटू 4/3 पाई ए क्यूब, ठीक है। एम डैश कितना होगा? ये कौन सा है? अपथ्रस्ट की वजह से। तो एम डैश का मतलब क्या है यहाँ पे? एम डैश का मतलब है कि जब ये इसमें से कितना पानी हटाता है, यानी कि ये जो पानी हटा रहा है इसमें से, उस हटाए हुए पानी का वेट कितना है, ठीक है। तो पानी कितना हटा रहा है? तो जितना ये अंदर पानी जगह घेर रहा है, जगह कितनी घेर रहा है? जगह घेर रहा है ये वाले, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना होगा? जो पानी जो इसके ऐसा समझ लीजिए कि जो ये पिंड है, ये पिंड जब इस लिक्विड में जा रहा है तो इस लिक्विड को कितनी जगह इसने हटा दिया है? तो कितनी जगह से हटा दिया है?
जितना इसके वॉल्यूम होगा उतनी जगह से। अब वो जो हटाया हुआ लिक्विड है उसका वैल्यू उसकी मास कितना होगा, तो उसकी मास निकालने के लिए डेंसिटी किसकी लेनी पड़ेगी, लिक्विड की लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इस तरह से लिख देंगे इसको। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इनकी, तो ये बन जाएगा रो पाई ए क्यूब इक्वल टू सिग्मा 4/3 पाई, अच्छा जी भी है, ये जी साथ में ए क्यूब जी प्लस 6 पाई नीटा ए वी। 2 मिनट करना। ठीक है, तो यहाँ से अब देख लीजिए क्या चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है, पाई से पाई कैंसिल आउट कॉमन लेके। ठीक है, बाकी कुछ हो सकता है क्या, ए स्क्वायर रह जाएगा ना, ए क्यूब। चलो इसको बाद में कर लेते हैं, इसको मैं पहले इस तरफ ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, या उसको ले लेते हैं इस तरफ क्योंकि वी निकालना है फाइनली है ना, तो हो जाएगा नीटा ए 6 भी ले लीजिए, वी इक्वल टू ये इस तरफ आएगा तो 4/3 और ये सॉरी 4/3 ए क्यूब और जी ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, ये बच जाएगा रो माइनस सिग्मा। ठीक है, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करोगे क्योंकि बाकी मुझे क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे वी रखना है, वी फाइंड आउट करना है। तो वी इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, तो ये कितना आ गया 2, ये 3 आएगा नीचे तो 2/9। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा ए है ना, तो इस ए से ये कैंसिल आउट करोगे तो ए की पावर कितनी बचेगी 2 है ना, तो ये हो गया मेरे पास जी रो माइनस सिग्मा ए की पावर 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीटा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये वो वैल्यू है। ठीक है, ये वो वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू है जब ये फाइनली क्या होगा, जब ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, साम्य अवस्था में होगा, तो उस केस में कितनी वेलोसिटी होगी वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, वो कितनी है। और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाएगा। अभी तक इस पे न्यूमेरिकल नहीं आया तो मैं एक न्यूमेरिकल करके बताऊंगा, बड़ा सिंपल सा होगा। ठीक है, और वो न्यूमेरिकल करके बता के और उसके बाद बता दूंगा कि भाई इसका क्या सोल्यूशन आ सकता है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा और कुछ इसमें जैसे बचता हो तो देख लेता हूँ मैं एक बार टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट तो फिर प्रश्न तनाव है, तो प्रश्न तनाव का हम बाद में देखेंगे। अभी कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं, देन उसके बाद में इसको यही समाप्त, जो भी हमने आज पढ़ा है उसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम करके देन उसके बाद यही समाप्त करते हैं इसको। चलिए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसमें। तो पहला न्यूमेरिकल है, मैं अभी तक जो आपको इसमें पढ़ाए हैं या फिर जो न्यूमेरिकल मैंने नहीं लिया उसके लगभग सारे तरह के न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। पिछले में अपन ने जो है यहाँ तक के बर्नौली थ्योरम वगैरह वो सब हमने ले लिए थे ना, उससे आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो उसमें है कि 100 वर्ग सेमी क्षेत्रफल की एक चौरस प्लेट तथा एक बड़ी स्थिर प्लेट के बीच में ग्लिसरीन की 1 मिलीमीटर मोटी तय है। यानी कि उसमें क्या किया है, एक मान लीजिए कि ये आपका अर्थ सरफेस यानी कि बड़ी प्लेट है, तो ये हमारा क्या हो गया, कोई सरफेस हो गया। इस सरफेस पे एक छोटी सी क्या कर दी उसने, प्लेट रख दी है। ठीक है, ये हमने प्लेट रख दी है। ठीक है, और क्या क्या गया है, ये जो प्लेट है इसका एरिया हमें दिया हुआ है। ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए क्वेश्चन को ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहा क्या गया है कि इसके बीच में यानी कि इसके बीच में हमने ये क्या रख दिया है, ये किस पे पड़ी है, एक ग्लिसरीन की परत है इसमें। ठीक है, क्या है, ग्लिसरीन की परत है इन दोनों के बीच में, सीधी नहीं रखी हुई है, इनके बीच में क्या है, ग्लिसरीन की परत है। ठीक है, और इस परत की मोटाई कितनी है, अगर इस परत की मोटाई आप देखो तो ये परत की मोटाई दे रखी है 1 मिलीमीटर है ना, 1 मिलीमीटर दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, यदि ग्लिसरीन का शांता गुणांक, ये जो लिक्विड है हमारा ग्लिसरीन, इसका शांता गुणांक दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.0 किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड। क्या दे रखा है, किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड दे रखा है। हो तो प्लेट को 7 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलाने के लिए, अब वेलोसिटी यानी कि इस प्लेट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, कि वेग से चलाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना है, एफ फाइंड आउट करना है। अब आप इसको समझिए, अगर मैं ये डायग्राम नहीं बनाता हूं तो ये क्वेश्चन करने लिए बड़ा टेंशन वाला काम हो जाता है बड़ा सिंपल, लेकिन अगर मैं डायग्राम नहीं बनाता हूं तो मुझे टेंशन हो जाएगी, यार मुझे कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन डायग्राम बनाने से क्या, इसमें आपको दिया हुआ नहीं डायग्राम, ये क्योंकि डायग्राम बना लेते हो तो आपकी बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ से सोल्व हो जाती है। क्वेश्चन को बड़ा सिंपल समझिए, ये दे रखी है एक प्लेट जिसका क्षेत्रफल दे दिया
एक बड़ी प्लेट के ऊपर, बड़ी का मतलब इनफाइनाइट की है, उससे हमें मतलब ही नहीं है। उसके ऊपर क्या है, पहले ग्लिसरीन है कितना, 1 मिलीमीटर का, देन उसके ऊपर ये पड़ी हुई है, ठीक है। ग्लिसरीन की एक मोटाई की वो परत बना दी, देन उसके ऊपर क्या रखा है, ये प्लेट को रखा है। अब इस प्लेट की वेलोसिटी अभी कितनी है, 0। अब मुझे इसको क्या करना है, इस वेलोसिटी से मूव करवाना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो विस्कोस फोर्स क्या करेगा, इसको रोकेगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो परतें हैं आपस में सरकेंगी, तो सबसे ऊपर वाले आप इसको समझिए, है ना। ये मान लीजिए ग्लिसरीन की परत है, तो ये परत किस पे है, इस वेलोसिटी पे। यहाँ से यहाँ की मोटाई कितनी है, जिसको मैं dz कहता हूँ, तो कितनी है, 1 मिलीमीटर है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम कितनी है, वो है 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, जो वेलोसिटी यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि मुझे क्या चाहिए, dv/dz। dv/dz क्या होगा, वो होगा 7 माइनस 0। अच्छा, इसको पहले तो सबसे पहले इनको चेंज कर लीजिए, है ना। इस वेलोसिटी को मैं अगर चेंज करता हूँ सेंटीमीटर पर सेकंड से किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, तो सीधा सीधा क्या करूंगा, 7 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको बदलना है मीटर में, तो क्या करूंगा, 100 है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 कर दूंगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करके किसमें आ जाएगा, 1 × 10⁻2 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए ये किलोग्राम इसमें दे रखा है, ये मिलीमीटर में दे रखा है, इसको भी किसमें कन्वर्ट करिए, मीटर में। तो जैसे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाइए, dv/dz निकालना। dv/dz कितना हो जाएगा मेरा, इस v में से इस 0 को माइनस कर दूंगा तो dv निकल जाएगा, तो कितना आया, 7 × 10⁻2 आ गया। dz कितना है, dz है मेरे पास, क्योंकि इसकी मोटाई कितनी है, चेंज कितनी मोटाई में, ये 1 मिलीमीटर यानी 10⁻3। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 7 × 10⁻, सॉरी माइनस में क्यों, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में, ठीक है, 1 बचेगा, ठीक है, यानी कि कुल मिला के 70 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, नीटा a dv/dz होता है, ठीक है। रख दीजिए, नीटा की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 × 10⁻2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, ठीक है। तो कुल मिला के 0.7 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम, बड़ा सिंपल सा था, 0.7 न्यूटन। तो देखिए जैसे डायग्राम आया तो समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, ये dv/dz निकालना। dv/dz क्या है, तो हमें ये गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा तो इतनी सारी चीज़ें होने के, जैसे आप पढ़ोगे ना, पढ़ते आपको लगेगा यार क्या हो, छोड़ो इसको बाद में देखेंगे, और बाद में कभी देख नहीं पाते हो। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वही होते हैं जो आपको क्या करेंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे। जो लगभग बाकी लोग छोड़ के आएंगे, ये छोड़ने नहीं है। डायमेंशन के क्वेश्चन, आप सोचोगे कूलाम फोर्स के क्वेश्चन सब कोई करेगा, हर कोई उसी पे ध्यान देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस पर लगभग सारे लोग ध्यान देते हैं। मेनली जो ध्यान नहीं देते हैं वो है ये वाले। ये कुछ मैकेनिक्स के टॉपिक हैं, जैसे आगे अपन जाएंगे तो इसके आगे जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हम डायरेक्टली छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन छोड़ने नहीं है वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। पॉइज के फॉर्मूले पे मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, वो मुझे पता है कि वो क्वेश्चन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उसमें इतनी सारी कैलकुलेशन है कि वहाँ वो क्वेश्चन दिया भी आएगा नहीं, और ज़्यादा कोई बड़ा कंसेप्ट उसमें है नहीं। पॉइज का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, इसमें है नहीं वैसे तो, आपकी जो बीएससी की बुक है उसमें नहीं है, लेकिन नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई फ्लो की बात आती है किसी केस नली में से, और उसमें आपको रेडियस या फिर लेंथ या फिर प्रेशर में कोई चेंजेस करके क्वेश्चन दी जाती है, तो वो आपको दिमाग में रखना है कि पॉइज का फॉर्मूला जो आपके पास है क्या है, πp r⁴/8 मीटा l। बस उसको ध्यान रखिए, उससे आप वो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है जो थोड़ा अच्छा लगा मुझे, ये आ सकता है, आने के चांसेस भी रहते हैं ऐसे क्वेश्चन की, कि जल की एक बूंद जिसकी त्रिज्या, जल की एक बूंद जिसकी त्रिज्या, तो सबसे पहले वही गिवन हमारा, ठीक है। जल की एक बूंद जिसकी त्रिज्या यानी कि r हमें गिवन है, वो है हमारे पास 0.0 मिलीमीटर, है ना, 0.0015 मिलीमीटर। वायु में गिर रही है यदि वायु की शांता गुणांक, है ना, नीटा दे रखा है, किसका, एयर का नीटा दे रखा है, वो है 1.8 × 10⁻5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हो तो बूंद का सीमांत वेग क्या होगा। क्या पूछ लिया हमें, वेलोसिटी पूछ ली, कौन सी वेलोसिटी, सीमांत। अब जैसे सीमांत का नाम आया इसका मतलब क्या है, जैसे टर्मिनल वेलोसिटी का नाम आया तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये कौन सा है। देखिए अभी आगे और देख लेते हैं, क्योंकि आपको वही मिलेगा कि गिरती हुई मिलेगी, आप देख लीजिए आगे क्या लिखा होता है, ठीक है। वायु में गिर रही है, पहले ही बोल दिया इन्होंने। फिर कहा कि जल का घनत्व, जल का घनत्व यानी कि जो लिक्विड है ना, क्योंकि किसकी बूंद है, अब समझना इस चीज को ना, लिक्विड है तो क्या लेंगे,
रो। ऐसा नहीं है कि पिंड, अगर मैं मान लीजिए हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो पिंड के लिए नहीं बॉडी के लिए निकाला, तो हो सकता है कि यहाँ पे बॉडी नहीं हो, है ना। आपको क्या करना है, जो भी पदार्थ, जो भी सब्सटेंट गिर रहा है वो गिर रहा है, वो क्या होगा, जिसकी बूंद है ना, जिसकी बूंद है या जिसका पिंड है, जिसका बॉडी है, वो हमारा पास क्या होगा, वो रो होगा ना। तो यहाँ पे जल के लिए रो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1 × 10⁻³ किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। देन उसके बाद में जी दे रखा है, जी कितना है, जी है मेरा 9.8, ठीक है। अब इसमें लास्ट में लिखा गया है वायु के घनत्व की उपेक्षा की जा सकती है। वायु का जो घनत्व है यानी कि उसकी उपेक्षा की जा सकती है। अब क्वेश्चन को देखिए, समझिए पहले क्या कह रहे हैं, जल की बूंद है, रेडियस कितनी है, इतनी है, ठीक है। किसमें गिर रही है, वायु में गिर रही है। वायु के घनत्व यानी कि जिसमें गिर रही है उसको हम क्या मानते हैं, उसको मानते हैं सिग्मा। उसकी क्या की जा सकती है, उपेक्षा, यानी कि उसको कितना मान लेंगे, 0। उपेक्षा मतलब उसको नगण्य मान सकते हैं, नगण्य का मतलब कितना, उसको मान लेंगे 0, ठीक है। देन उसके बाद नीटा किसका दिया है, वायु के लिए दिया है, तो उसका सीमांत वेग क्या होता है, v = जस्ट अभी फाइंड आउट किया था, कितना था, 2/9, ठीक है, 2/9। देन उसके बाद में यहाँ था g, यहाँ पे था रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा और a की पावर 2 स्क्वायर में था। यहाँ a की जगह में क्या दे रखा है, रेडियस, तो रेडियस हम इसको a में लिख देते हैं। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू यहाँ लिख के इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आएगा, 9.8, ठीक है। रो माइनस सिग्मा 0 में से कर देंगे तो 1 × 10⁻³ ठीक है। देन अच्छा माइनस नहीं, प्लस में होना चाहिए ना यार, जब माइनस में, ये प्लस में है ना, ये माइनस में नहीं होता, ये किसमें होता है, प्लस में। मैंने आपको कल वाला जो वीडियो था उसमें कहा था कि आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने देखा तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया यहाँ से, ठीक है। चलिए, देन उसके बाद में a² हमारे पास कितना हो जाएगा, ये मिलीमीटर में है, तो पहले तो इसको आप क्या करिए, मीटर में बदलिए। तो जैसे ही मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 3 0 लग जाएंगे, ये तो है ही ऑलरेडी। इसके बाद माइनस में 3 और इसको मीटर में कहेंगे, तो 3 तो ये, फिर 1 2 3 और 4, तो इसको मैं इस तरह से क्या लिख सकता हूँ, 15 × 10⁻⁷ मीटर लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 15 × 10⁻⁷ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीटा कितना है, तो देखिए 1.8 × 10⁻⁵। इस पूरे की इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं, इसमें गुणा भाग करने से कोई मतलब नहीं है। मैं डायरेक्टली आपको आंसर लिख देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.72 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ठीक है। कोई समस्या? तो इसका मतलब जब इस वाले क्वेश्चन में वायु की बूंद नीचे गिरेगी तो उसका जो सीमांत वेग होगा एयर के अंदर वो कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि इसमें क्या किया गया, वायु की उपेक्षा कीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये लिखा नहीं होता तो क्या करते हम, जब लिखा नहीं होता तो भी आपको इसको क्या मानना है, 0। अगर दिया हुआ है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो वायु के केस में, सिर्फ देखिए हर केस में नहीं है, वायु के केस में कितना हो जाएगा, वो 0। तो हो सकता है आपको कई एग्जाम क्वेश्चन में जो है उसकी वायु का घनत्व नहीं दिया जाएगा, आप वायु के घनत्व क्या कर सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में उपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में, जब भी वायु का केस हो उसी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी लिक्विड ही नहीं, ऐसे कहते पानी में गिर रहा है, ठीक है। अच्छा पानी में गिर रहा है, मान लीजिए लोहे की बॉल है, तो आपको रो देंगे तो भी सिग्मा नहीं देंगे, हो सकता है कि नहीं दे, तो भी आपको पता होना चाहिए कितना होना चाहिए, पानी के लिए 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं एग्जाम ऐसे होंगे जिसमें ये चीज नहीं दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि पानी का मान के चलते कि तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट में जो है अपने एक टॉपिक और बचता है इसका, पृष्ठ तनाव वाला। पृष्ठ तनाव को पढ़ के और उसके बाद में हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे। अब देखिए मैक्सिमम थ्योरेटिकल चल रहा है, आप लोग सोचेंगे कि यार सब थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन कम ले रहे हैं या फिर कंसेप्ट कम ले रहे हैं, तो क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन ही चल रहा है तो कोर्स में वो है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको हाथों हाथ बता रहा हूँ, आप उनको नोट करते जाइए, ठीक है। और कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। अगर कंसेप्ट समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दिखने में बड़ा दिखता है, ग्लिसरीन की वो थी, ये थी, ऐसे करके रोग उस पर फिसल रही है, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, लेकिन है क्या, अगर आप उसको समझ लेते हैं, कंसेप्ट ये है हमारा कि F = नीटा A dV/dz है, और dV/dz निकालना वहां से आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।